बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। दिस इज़ 11th केमिस्ट्री FBISC बोर्ड एग्ज़ाम 2024 प्रिपरेशन कोर्स और आज हम 2013 का सेकंड पेपर जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी 5 क्वेश्चंस ऑफ सेक्शन बी जो है वो डिटेल से डिस्कस हो चुके हैं और अब हम जो है वो नेक्स्ट इसको करेंगे। साथ साथ मैं आपको जो जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स बताती जा रही हूँ बहुत ध्यान से आपने सुनी है, क्योंकि क्वेश्चन में ही कहीं ना कहीं जो है वो आंसर की हिंट छुपी होती है। वो आपको बताता है, क्वेश्चन खुद बताता है कि जी यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करना है, ये मेन पॉइंट है। न्यूमेरिकल्स में हिंट्स छुपी होती हैं, तो वो साथ साथ मैं आपको बताती जाऊँगी ताकि फाइनल एग्जाम्स में आपको ये चीज़ें हेल्प करें और आप जो है वो फुल मार्क्स गेन कर सकें। और साथ साथ अटेम्पटेशन पे आपने बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 8, प्रिडिक्ट द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑन इक्विलिब्रियम पोजीशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ली चैटलर से इस तरह का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पेपर्स में रिपीट होता है, ठीक है, शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी। तो यहाँ पर देखें, ये एक रिएक्शन दिया हुआ है और आपसे पूछा गया कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अगर डबल कर दी जाए, यानी दिस वन PCl3 और Cl2 की, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। मतलब वो फॉरवर्ड जाएगा या रिवर्स जाएगा या बिल्कुल भी कोई भी इफेक्ट शो नहीं करेगा, ये आपने बताना है। तो सबसे पहले आप बताएं कि ली चैटलियर इसके बारे में क्या कहता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द ली चैटलियर प्रिंसिपल, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स बिकम्स डबल्ड, यानी कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज कर दी जाए, बढ़ा दी जाए, तो रिएक्शन विल प्रोसीड इन द रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है। वो रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। क्यों जाएगा? ताकि उस जो हमने प्रोडक्ट्स बढ़ाई हैं वो कम हो सकें, ठीक है, टू डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। और वो कब तक रिवर्स डायरेक्शन में जाता रहेगा? अंटिल द न्यू इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड। तो ये बिल्कुल आपने सिंपली जो है इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। सेम अगर आपको कहा जाता कि इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन रिएक्टेंट्स बता दें, ठीक है, तो आप क्या कहते हैं, इसी का उल्टा आप बताते कि अकॉर्डिंग टू द ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स बिकम्स डबल्ड, द रिएक्शन विल प्रोसीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन टू डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। क्योंकि आपने रिएक्टेंट्स बढ़ाए थे ना, तो वो फॉरवर्ड साइड पे जाएगा। कब तक क्यों जाएगा? टू डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स अंटिल न्यू इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड। तो यहाँ से आपने क्या किया, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया कि अगर हमें प्रोडक्ट इंक्रीज आएगा तो हमने क्या लिखना है, अगर हमें रिएक्टेंट इंक्रीज वाला इफेक्ट पूछा जाएगा तो हमने क्या लिखना है। यानी इसमें कोई रटा नहीं है, आप SLO बेस्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इफेक्ट आपसे जो पूछा जा रहा है वो है अगर हम वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम को हाफ कर दें, रिड्यूस टू हाफ, ठीक है, कम कर दें। तो अब आप बताएं कि अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या है। तो बेसिकली ली चैटलियर जो है वो प्रेशर, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स को एक साथ एक्सप्लेन करता है, ठीक है। अगर आपसे प्रेशर के बारे में पूछा जाएगा तो आपने स्टेप वाइज पहले प्रेशर का, फिर वॉल्यूम का और फिर नंबर ऑफ मोल्स का बताना है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे जो है वो वॉल्यूम का ही पूछा जाएगा कि वॉल्यूम को इंक्रीज या डिक्रीज करें, तो आपने फिर इन्हीं दोनों का आपस में रिलेशनशिप बताना है, बीच में प्रेशर को नहीं लेकर आना, ठीक है। तो अब इनका रिलेशनशिप देख लें कि प्रेशर वॉल्यूम का जो है वो इन्वर्स रिलेशनशिप है, यानी प्रेशर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा और नंबर ऑफ मोल्स जो है वो भी कम होंगे, क्योंकि वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। क्योंकि एवोगैड्रोस लॉ आपने पढ़ा हुआ है, वो यही कहता है कि अगर हम इक्वल वॉल्यूम गैसेस का लें तो उनके नंबर ऑफ मोल्स भी इक्वल ही होंगे। यानी अगर ज़्यादा वॉल्यूम लेंगे नंबर ऑफ मोल्स भी ज़्यादा होंगे, वॉल्यूम कम लेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स भी कम होंगे, ठीक है। तो इनका जो है वो रिलेशनशिप क्या है? डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि अगर वॉल्यूम कम करेंगे तो रिएक्शन विल मूव इन द डायरेक्शन वेयर इट हैज़ लेस नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो अब हम इसको लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, व्हेन द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इज रिड्यूस्ड टू हाफ, देन द रिएक्शन विल मूव इन द डायरेक्शन हैविंग लेस नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो अब आप बता दें कि गिवन रिएक्शन में, इन द given reaction, as we have less number of moles on the reactant side, so the reaction will proceed in the reverse direction until new equilibrium is established, ठीक है। तो ये आपने ज़रूर बताना है कि कब तक ये मूव करेगा, until new equilibrium is established, ठीक है। तो ये आपने दो जो है वो फैक्टर्स के इफेक्ट जो है वो अटेम्प्ट करने सीख लिए हैं। मतलब आपको जब कंसंट्रेशन और वॉल्यूम की बात की जाएगी तो आपको अच्छे से अटेम्प्ट करना आ गया। अब नेक्स्ट किसी क्वेश्चन में आप जो है वो प्रेशर और टेम्परेचर का इफेक्ट चेंज जो है वो उसको अटेम्प्ट करना सीख जाएंगे। तो इसका मतलब होगा कि आपने ली चैटलियर को अच्छे से अटेम्प्ट करना सीख लिया, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ अ बेस। तो ये भी बहुत आसान है।
तो सबसे पहले आपने बताना है कि डेरिवेशन ऑफ आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ अ बेस, जिसको हम Kb से शो करते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ अ बेस इज एबिलिटी टू एक्सेप्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम अ सॉल्वेंट। तो ये अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट है। लॉरी ब्रॉन्स्टेड में क्या होता है? लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट में यानी प्रोटॉन के बारे में ही बात की जाती है। जो प्रोटॉन डोनर होता है वो एसिड होता है, और जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है, ठीक है, तो वो बेस होती है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दैट ये बता रहे हैं कि किसी भी बेस की जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ ऑफ अ बेस इज़ द एबिलिटी टू एक्सेप्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम अ सॉल्वेंट, यानी वो सॉल्वेंट से कितने अच्छे से प्रोटॉन एक्सेप्ट करती है। ठीक है, जैसे कि अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये सोडियम और आइन और हाइड्रोक्सिल आइन में जब डिसोसिएट हो रही है, ठीक है, तो इसमें जो हाइड्रोक्सिल आइन है इट इज़ अ ब्रॉन्स्टेड बेस। ये ब्रॉन्स्टेड बेस है क्योंकि इट कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन फ्रॉम अ सॉल्वेंट। ठीक है, अब आपने जो डेरिवेशन करनी है उसके लिए आप एक जर्नल बेस ले लेंगे बी। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे? फॉर अ बेस बी एन इक्विलिब्रियम रिएक्शन विद वाटर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। तो अब आप उसको इस तरह से लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, आपकी बुक में ये जो है रिएक्शन शॉर्ट लिखा है, तो आपने शॉर्ट नहीं लिखना, आपने यहीं से देखकर इसी तरीके से अटैम्प्ट करना है। यानी बेस को सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट करवाया और बेस ने प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया, तो उसके ऊपर पॉजिटिव साइन आ गया और साथ हाइड्रोक्सिल जो है वो नेगेटिव साइन के साथ आपको नज़र आ रहा है। केसी का एक्सप्रेशन आप इजीली लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स। ठीक है, अब इसमें क्या है कि हमारे पास जो वाटर है वो सॉल्वेंट है। ठीक है, एज द वाटर इज सॉल्वेंट एंड इट्स कंसंट्रेशन रिमेंस कांस्टेंट, क्योंकि ये एक्सेस में होता है ना, तो एक कांस्टेंट को दूसरे कांस्टेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक न्यू कांस्टेंट बन जाएगा, दैट इज Kb, और उसका एक्सप्रेशन आपने डिराइव कर लिया है। ठीक है, तो अब Kb इज कॉल्ड आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ अ बेस, और अब हमने इसका सिंपल ट्रेंड बताना है कि अगर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ अ बेस जो है वो हाई है तो Kb की वैल्यू भी लार्ज होगी। तो इसको आप सिंपल वे में बताएंगे, स्ट्रॉन्गर बेस के लिए हाई Kb वैल्यूज़ और वीक बेस के लिए लो Kb वैल्यूज़ हैं, और अपनी कॉन्वीनियंट के लिए हम इसको Pkb वैल्यूज़ में भी चेंज कर सकते हैं। फॉर कॉन्वीनियंस अ पैरामीटर Pkb हैज़ बिन डिवाइज्ड टू एक्सप्रेस Kb वैल्यूज़ इन अ कॉन्वीनियंट नंबर्स, क्योंकि ये या तो बहुत ही स्मॉल वैल्यूज़ में होती हैं कि एक Kb वैल्यूज़, या बहुत ही लार्ज नंबर्स में होती हैं। ठीक है, जैसे कि 10 की पावर 20 या 10 की पावर -10 -15। ठीक है, बहुत ही स्मॉल या बहुत ही लार्ज नंबर्स होते हैं। तो कन्वीनियंट के लिए हम इनको Pka और Pkb में चेंज कर देते हैं, तो Pkb हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव लॉग ऑफ Kb। ठीक है, और अगर हम इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप देखें तो ये इन्वर्स है। अगर हाई Pkb वैल्यूज़ हैं तो उनके लिए नहीं, हाई Kb वैल्यूज़ हैं तो उसके लिए लो Pkb वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, और लो Kb वैल्यूज़ के लिए हाई Pkb वैल्यूज़ हो जाएंगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमने शो कर दिया कि दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट। अब मैंने ये पर्पल में शो किया क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आप 2013 के फर्स्ट पेपर में अटैम्प्ट कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 5 ए पार्ट में। ठीक है, वहाँ पर आपने बफर सोल्यूशन की pH फाइंड आउट की थी। ठीक है, तो जो आपके पास थी pH ऑफ द बफर सोल्यूशन इज इक्वल्स टू Pka प्लस लॉग सॉल्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स और एसिड, यानी मोलर कंसंट्रेशंस हैं। ठीक है, ये आपने बफर सोल्यूशन का पढ़ा था, और उसमें आपने Pka को किस तरह से सॉल्व किया था? माइनस लॉग ऑफ Ka। ठीक है, तो ये सेम इसी तरीके से है, आपने Pkb फाइंड आउट करना है, तो Pkb क्या आ जाएगा? Pkb इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ Kb। तो ये वही बात है कि ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी आता है। ठीक है, आप देखें अब क्या क्या वैल्यूज़ हैं, उसको हम जल्दी से पुट कर लेते हैं। Kb वैल्यू दिया हुआ है, मोल्स पर डीएम क्यूब मीन्स कि मोलर कंसंट्रेशन, Pkb फाइंड आउट करनी है, दैट इज़ नेगेटिव लॉग ऑफ Kb। तो ये आपको लॉग जो है वो फाइंड आउट करना आना चाहिए कैलकुलेटर में। ठीक है, तो दैट इज़ 6.327। ये देखिए आंसर आ गया। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10, डिफाइन एबिलियोस्कोपिक एंड क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये आपके पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं। लॉन्ग में इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इनमें से लॉन्ग आ जाते हैं, पूरा लॉन्ग आपको करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो डेफिनेशंस आई हैं। तो अब आप सबसे पहले लिखें, अगर आपको एक बहुत अच्छे से आ जाएगा तो सेम उसका ऑपोजिट जो है वो आप क्रायोस्कोपिक का करते जाएंगे। ठीक है, एक को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें। Abelioscopic constant, it is also called मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, मोलल
बॉइलिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट करता है ना, तो मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट KB, ठीक है, इसको हम KB से भी शो करते हैं। अब आप इसको बताएं कि बेसिकली होता क्या है कि एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन। इसका मतलब है कि अगर आपके पास जब प्योर सॉल्वेंट है यहाँ पर, ठीक है, सॉल्वेंट, और उसका जो भी बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, और जब आप उसमें सॉल्यूट ऐड कर देते हैं और वो सोल्यूशन बन जाता है, ठीक है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो गया, ठीक है, मतलब पहले अगर T1 था और अब T2 हो गया तो वो बढ़ गया, जैसे 100 है तो 105 हो गया, तो ये जो 5 का डिफरेंस आया ना, चेंज इन टेम्परेचर 5 आया, तो ये बेसिकली मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, ये जो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन आया ना, ठीक है, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोलैलिटी के। मतलब आपने जितना ज़्यादा मोलल सोल्यूशन बनाते जाएंगे, 1 मोलल सोल्यूशन बनाया तो ये कम डेल्टा टी की वैल्यू कम होगी, 2 मोलल बनाएंगे और बढ़ जाएगी, 3 मोलल बनाएंगे और ज़्यादा बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो जितना मोलैलिटी इंक्रीज़ करेगी सोल्यूशन की, उतना ही ज़्यादा डेल्टा TB की वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये आप इसको लिखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन, और अगर आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो इक्वल और कांस्टेंट लगाएंगे, कांस्टेंट में KB आ जाएगा, ठीक है। तो दैट इज़ जो हमारे पास है मोलल एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। और अगर आप 1 मोलल सोल्यूशन लेते हैं तो M जो है वो 1 ले लेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB। अब आप इस एक्सप्रेशन को डिफाइन कर सकते हैं डेफिनेशन की फॉर्म में, जिससे आप जो है वो एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट की डेफिनेशन लिख लेंगे, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर कि ये जो आपके पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, इट इज़ कॉल्ड मोलल बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट एलिवेशन। ये इसके इक्वल हो जाता है कब, जब हम क्या करते हैं, 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट को ऐड करते हैं 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट में, ठीक है। क्योंकि मोलैलिटी होती क्या है, मोलैलिटी आपको पता होनी चाहिए ना, क्या होती है कि मोल्स ओवर सॉल्वेंट इन kg, ठीक है। तो अगर 1 मोलल है तो इसका मतलब है कि 1 मोल सॉल्यूट को 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट में आपने ऐड किया हुआ। तो अब इसकी डेफिनेशन देख लें पूरी प्रॉपर जो आपने लिखनी है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB इज कॉल्ड मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट KB। उसको हम डेल्टा TB को KB कह देते हैं, वो उसके इक्वल हो जाता है। कब हो जाता है, व्हेन 1 मोल ऑफ अ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट। कितनी इजी डेफिनेशन है, ठीक है। तो अब सेम इसी तरह का आपने क्रायोस्कोपी के लिए करना है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। ये देखें, मोलल फ्रीजिंग पॉइंट, अब फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो इंक्रीज़ नहीं होता बल्कि डिक्रीज़ होता है, इसलिए फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट है, जिसको हम KF से शो करते हैं। सेम वही पॉइंट्स आपने इधर भी लिखने हैं। एज द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन, सो डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो इक्वल और KF लग जाएगा, और जब 1 मोलल सोल्यूशन होगा तो M 1 हो जाएगा और आपके पास डेल्टा TF KF के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप इसको डेफिनेशन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि दस डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF इज कॉल्ड मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट KF। कब होगा, जब 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट को आप ऐड करेंगे 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट में, ठीक है। यानी आप 1 मोलल सोल्यूशन जब बनाएंगे तो तब डेल्टा TF इज कॉल्ड KF, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब लास्ट में आपने कुछ 1-2 पॉइंट्स इसके बारे में, दोनों के बारे में बताने हैं कि दोनों ही जो मोलल एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट है और मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट है, KB और KF दोनों डिपेंड करते हैं, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द सॉल्यूट अंटिल इट डज नॉट आयनाइज, ठीक है। क्योंकि हमने बात ही यही की है कि नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट की हम बात करें। अगर आप इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट ले लेते हैं तो वो आयनाइज हो जाएगा, तो उसके फिर KF की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट नहीं रहती, ठीक है, चेंज हो जाती है। तो इसकी वजह से, और ये नेचर ऑफ द सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करते हैं। डिफरेंट सॉल्वेंट होगा, जैसे वाटर अगर आप सॉल्वेंट ले लेंगे तो KB KF की वैल्यू डिफरेंट होगी। न्यूमेरिकल्स में आप जैसे यूज़ करते हैं, बेंजीन एज अ सॉल्वेंट ले लेंगे तो KB KF की वैल्यूज़ उनकी डिफरेंट होंगी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है आपके पास, तो ये आपने बहुत अच्छे से अटैम्प्ट करना सीख लिया है। क्वेश्चन नंबर 12, यूजिंग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स ऑफ
दीज ये आपके पास क्रोमियम और सिल्वर दिया हुआ है. कैलकुलेट EMF ऑफ द सेल, विच सेल बी विल बी पॉजिटिव पोल एंड गिव इक्वेशन फॉर द ओवरऑल केमिकल रिएक्शन. पॉजिटिव पोल का मतलब है कि एनोड कौन है. ठीक है. अच्छा, पॉजिटिव नेगेटिव जो है ना वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का डिफरेंट है, गैल्वानिक सेल का डिफरेंट है. अब जैसे कि ये गैल्वानिक सेल है ना, ठीक है, तो अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है, तो उसमें एनोड और कैथोड में एनोड जो है वो पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है. लेकिन अगर हम गैल्वानिक सेल की बात करेंगे तो उसमें जो एनोड होगा वो नेगेटिव होगा और जो कैथोड होगा वो पॉजिटिव होगा. ठीक है, ऑपोजिट होगा. तो इस वजह से ये पॉजिटिव पोल आपने जब बताना होगा तो जिस जगह पर जिस भी कैथोड पर जो है वो क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, जो कैथोड है शो हो रहा होगा वो पॉजिटिव पोल होगा. ठीक है. तो चलें अब हम इसको स्टार्ट करते हैं. अब मैंने इसको पर्पल कलर में क्यों लिखा है, क्योंकि ये 2013 के फर्स्ट पेपर में आपने क्वेश्चन नंबर 10 कर लिया है. अब बिल्कुल एज इट इज़ डिड टू कॉपी क्वेश्चन नहीं आया. आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ था, मैंने आपको स्टेप्स बताए हुए थे कैसे इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है. तो अब आपने मेरे साथ साथ देखना है कि क्या आपको आ रहा है, क्योंकि आप 2013 का पेपर कर चुके हैं. अब ये क्वेश्चन आ गया आपके समझो पेपर में आ गया, तो आपने क्या करना है. तो आपको मैंने बताया था सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपको रिडक्शन पोटेंशियल्स गिवन हैं या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स. अब दोनों ही प्लस से न्यूट्रल में जा रहे हैं, यानी +3 से 0 में जा रहे हैं और +1 से 0 में जा रहे हैं. ठीक है, ये देख लें. तो यहाँ पर आपके पास ये देखें, ठीक है, ये +3 से 0 में जा रहा है और ये +1 से 0 में जा रहा है. तो अब आपके पास क्या हो रहा है कि यानी इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं ना. ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, ये रिडक्शन हो रही है. पहले यानी सिल्वर के पास 3 इलेक्ट्रॉन कम थे, उसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए और अब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो गई है. इसने पहले 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया हुआ था, वो गेन कर लिया है और अब ये भी 0 पर आ गया. ठीक है, ये आप ऑक्सीडेशन स्टेट से भी बता सकते हैं कि ऑक्सीडेशन इंक्रीज या डिक्रीज. यानी 3 से अगर हम इसको ऐसे कर लेते हैं, जैसे कि हमारे पास वो होती है नंबर लाइन होती है, +3 से 0 में जा रहा है. ठीक है, और +1 से 0 में जा रहा है, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है. ठीक है, डिक्रीज. तो ये आपके पास देखें, थोड़ी हिंट मैंने आपको बताई हुई थी अपनी वो वीडियोस जो चैप्टर में डिटेल में पढ़ाई हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब आप लिखते हैं ना तो इनका जो आखिरी वर्ड होता है तो वो आपको बता देता है कि अगर इंक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है तो वो ऑक्सीडेशन होगी, अगर डिक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है तो वो रिडक्शन होगी. तो ये दोनों में डिक्रीज़ हो रही है ना ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये रिडक्शन है. ठीक है, तो ये आपको रिडक्शन पोटेंशियल्स गिवन है. यहाँ पर मैंने आपको अगेन एक्सप्लेन कर दिया. अब आपको जैसे ही ये क्वेश्चन नज़र आएगा तो आपने जल्दी से क्या करना है, इनकी इक्वेशंस लिख लेनी, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन नहीं गिवन ना, आपको डायरेक्ट ऐसे लिखा हुआ है. तो अब वो एग्जामिनर ये देखना चाह रहा है कि इस बच्चे को पता है कि इलेक्ट्रॉन किस तरफ लिखने हैं, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन किस तरफ होते हैं, क्योंकि रिडक्शन में तो इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे होते हैं ना. तो वो ये चेक करना चाह रहा है कि स्टूडेंट को लिखना आता है रिडक्शन. यस, हमें लिखना आता है. ठीक है, ये हमारे पास +3 है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन हुए. ठीक है, ये इस तरीके से लिखा जाएगा. और इसने सिल्वर ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ये सिल्वर न्यूट्रल में चला जाएगा. ठीक है, तो ये हमने दोनों रिडक्शन की इक्वेशंस लिखी हैं क्योंकि हमें डाटा यही गिवन था. तो ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है -0.74 वोल्ट, और ये आपके पास इसमें अभी नहीं हम देखेंगे कि इसमें क्या होगा. ठीक है, अभी तो मैंने यहाँ पे लिख देना ऑक्सीडेशन में लेकर. पहले इन दोनों की रिडक्शन पोटेंशियल्स लिख लें. जब दोनों की रिडक्शन पोटेंशियल्स लिख ली आपने इनके सामने, तो अब आप देखें कि जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है उसमें रिडक्शन होगी और जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल कम है उसमें ऑक्सीडेशन होगी. ठीक है, ये आपको मैंने अभी बता दिया. ठीक है, अब आपको बिल्कुल भी इसमें कन्फ्यूजन नहीं है कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा जो है वो इलेक्ट्रोड रिडक्शन शो कर रहा है, कौन सा ऑक्सीडेशन शो कर रहा है. जब आपको दोनों रिडक्शन पोटेंशियल्स गिवन हैं तो जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है वो रिडक्शन शो करेगा, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो ऑक्सीडेशन शो करेगा. ठीक है, और मैंने आपको बताया था अगर आपको एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है और एक रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है तो वो आपको खुद से ही बता रहे हैं कि जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल है वो रिडक्शन ही करेगा क्योंकि उसकी पोटेंशियल ही यही है, और जिसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है तो वो ऑक्सीडेशन ही शो करेगा. ठीक है, अच्छा, अब ये तो डाटा में गिवन था और इसमें से आपने सिर्फ देख के एक नई चीज़ लिखी कि आपने यहाँ पे ये डिसाइड किया कि होगा क्या, किस इलेक्ट्रोड पे क्या होगा.
अब हम ओवरऑल इक्वेशन लिखते हैं। अब जहाँ पर आपने लिखा है कि ऑक्सीडेशन अकर होगी, उस इक्वेशन को आपने ऑक्सीडेशन वाली इक्वेशन बनाना है। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे तो वो इक्वेशन के राइट साइड पर होंगे, तो आपने इस इक्वेशन को रिवर्स करके यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, आपने उसको ऑक्सीडेशन की फॉर्म में लिखना है और दूसरी को उसी तरह लिखना है रिडक्शन की फॉर्म में, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स दोनों के बराबर करने के लिए आपने सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई भी कर दिया है। ठीक है, ताकि दोनों के इलेक्ट्रॉन्स आपस में कट ऑफ हो सकें इस तरीके से, और अब आपके पास जो रिमेनिंग इक्वेशंस बच जाएगी वो आपके पास ओवरऑल इक्वेशन होगी। साथ साथ आप इनकी स्टेट्स भी लिख सकते हैं। जो आइंस की फॉर्म में आप उसके साथ एक्वस लिखते हैं, जो न्यूट्रल फॉर्म में है आप उनके साथ सॉलिड लिखते हैं। ठीक है, अब जहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है, तो वो आपके पास क्या होगा, वो एनोड होगा, और जहाँ पे रिडक्शन हो रही है वो कैथोड होगा। ठीक है, लेकिन जो गैल्वानिक सेल का ऑक्सीडेशन और एनोड और कैथोड होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, अब यानी मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता देती हूँ कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है ना, जिसमें बैटरी होती है, ठीक है, उसमें बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल डिसाइड करते हैं कि कौन पॉजिटिव और कौन नेगेटिव है। ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल को हम थोड़ा लार्ज शो करते हैं और नेगेटिव टर्मिनल को हम थोड़ा स्मॉल शो करते हैं। तो जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच होता है वो पॉजिटिव हो जाता है, जो नेगेटिव से अटैच होता है वो नेगेटिव हो जाता है। और यहाँ पर जो पॉजिटिव है, ठीक है, इसमें क्या होती है, ऑक्सीडेशन हो रही होती है। ठीक है, और ये एनोड एक्ट करता है, एनोड। ठीक है, और ये एनोड है और पॉजिटिव है, और इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन शो करता है, और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलते हैं और एनोड से कैथोड की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो अब लेकिन जो हमारे पास गैल्वेनिक सेल होता है ना, गैल्वेनिक सेल में ये नहीं होता। गैल्वेनिक सेल में आपके पास 2 कंपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, उसको आपने सॉल्ट ब्रिज से जोड़ा होता है, और इन जो आपके पास सॉरी, ये यहाँ पर इसको अलग से शो करना था, इस तरह से इलेक्ट्रोड्स जो है ना वो आपस में जुड़े होते हैं। तो आप इनको दो अलग अलग कंपार्टमेंट्स में इलेक्ट्रोड्स को शो कर देंगे। ठीक है, और उनको सॉल्ट ब्रिज से जोड़ देंगे और इनको आपस में वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर देंगे। इसमें आपके पास बैटरी नहीं होती कि जो बताएगी कि हमारे पास कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसमें तो टर्मिनल से पता चल जाता ना। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि फॉर एग्जांपल हम इसको कहते हैं कि ये एनोड एक्ट कर रहा है, ठीक है, और ये कैथोड एक्ट कर रहा है। तो एनोड में बेसिकली होती है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव साइन शो हो जाता है। तो ये एनोड इसका जो है वो नेगेटिव हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स की बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक्यूमुलेशन की वजह से, और फिर इलेक्ट्रॉन्स हमेशा एनोड से कैथोड की तरफ ही मूव करते हैं, और जैसे जैसे यहाँ पहुँचते जाते हैं और यहाँ से जो आइंस हैं वो इनको एक्सेप्ट करते जाएंगे, मतलब यहाँ पर उसकी कमी होगी, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, तो यहाँ पर कैथोड जो है वो पॉजिटिव एक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने लिख दिया कि एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा और कैथोड नेगेटिव, कैथोड पॉजिटिव होगा और एनोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा। और ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर आपसे पूछ लें कि जो गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रोड के ऊपर नहीं एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, ठीक है, तो वो जो है वो आपको आना चाहिए। या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, ये भी आपको आना चाहिए, आप आंसर कर सकें। ठीक है, तो अब आपके पास लास्ट है कि सेल पोटेंशियल फाइंड आउट करनी है। तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी 2013 के फर्स्ट पेपर में भी बताया था कि जब दोनों रिडक्शन पोटेंशियल्स गिवन होंगी तो कैथोड की रिडक्शन पोटेंशियल में से एनोड की रिडक्शन पोटेंशियल को माइनस करना है। ठीक है, तो अब हमने करना है व्हेन रिडक्शन पोटेंशियल्स ऑफ एनोड एंड कैथोड आर गिवन, तो देन आप ई ऑफ कैथोड में से ई नॉट ऑफ एनोड माइनस करेंगे। कैथोड आपके पास सिल्वर एक्ट कर रहा है और एनोड जो है वो क्रोमियम एनोड एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो दोनों की हमने की, तो ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आपके पास पॉजिटिव में वैल्यू आ गई 1.54 वोल्ट्स। तो ये यानी रिएक्शन फिजिबल है, और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा जो है वो क्रोमियम से सिल्वर की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि क्रोमियम एनोड है और सिल्वर कैथोड है। ठीक है, तो ये आपके पास आपको बहुत अच्छे से समझें कि EMF ऑफ द सेल या सेल पोटेंशियल क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हैं कि आपने उनको कैसे अटेम्प्ट करना है। देन हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 13, जस्टिफाई द स्टेटमेंट दैट द कोलिजन फ्रीक्वेंसी एंड ओरिएंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर नेसेसरी कंडीशंस फॉर डिटरमाइनिंग द प्रॉपर रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन स्टूडेंट्स जो हैं वो इनका सीक्वेंस वाइज आंसर नहीं करते, तो बहुत ज़्यादा अगर अपने पास से बातें लिखने बैठे तो वो एक्स्ट्रा बातें लिखी जाती हैं, जगह भी भर जाती है, लेकिन नंबर नहीं आते। ठीक है, तो आपने देखना है कि आपने कैसे सीक्वेंस से लेकर चढ़ना है। सबसे पहले आप बताएं कि अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द
द नंबर ऑफ कोलिजन्स अमॉन्ग द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा जितना उनके दरमियान में नंबर ऑफ कोलिजन्स होंगी। अब हम कोलिजन्स को ज़रा ना नंबर ऑफ कोलिजन्स को बताते हैं, थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। एज द इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो ऑलरेडी जो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो दिस इंक्रीजेज द एवरेज स्पीड ऑफ द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स एंड हैंस द कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज विच इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। यानी यहाँ पर आपने बताया कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से बेसिकली क्या चीज़ होती है, यानी आपने बताया कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करती है, और एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करने से उसके दरम्यान में जो है कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करती है, ठीक है। और वो कोलिजन फ्रीक्वेंसी हमने बता दिया कि नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स इंक्रीज़ करेंगी तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, तो उसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। तो ये सीक्वेंस आपने याद रखना है। अब हमने यहाँ पर एक टर्म बता दी इफेक्टिव कोलिजन्स, तो उसको हम लेकर चलेंगे कि कोलिजन्स सिंपल जो है वो ज़रूरी नहीं है रेट ऑफ रिएक्शन के लिए, इफेक्टिव कोलिजन्स होनी चाहिए। ओनली इफेक्टिव कोलिजन्स ब्रिंग अबाउट द रिएक्शन, ठीक है। अब आप बताएं कि कोलिजन्स इफेक्टिव कैसे होती हैं। For a collisions to be effective, molecules must possesses the activation energy, यानी उनके पास जो मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए उस रिएक्शन के लिए वो होनी चाहिए, एंड मस्ट बी प्रॉपरली ओरिएंटेड। अब मिनिमम एनर्जी का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होने के लिए मैं कह देती हूँ 10 जूल एनर्जी चाहिए, ठीक है। वैसे ही सपोज तो उसमें हो सकता है कोई मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास 1 एनर्जी है, कोई है उनके पास 2 है, किसी के पास 5 है, किसी के पास 7 है, किसी के पास 9 है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल ऐसा है जिसके पास, बल्कि 9 भी नहीं, एक के पास 11 है, ठीक है। तो एक ही मॉलिक्यूल ऐसा है 11 जिसके पास एनर्जी है, और वो अब जब कोलाइड करेगा तो वो चांसेस हैं कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए अगर उसकी ओरिएंटेशन भी ठीक होगी, क्योंकि उसके पास 2 चीज़ें होनी चाहिए कि एक उसके पास मिनिमम काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है, और दूसरा प्रॉपरली ओरिएंटेशन भी हो। तो बाकी मॉलिक्यूल्स जो है बेशक प्रॉपरली ओरिएंटेशन है इनकी, लेकिन इनके पास जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी नहीं है जो कि उस रिएक्शन के लिए चाहिए, तो इसलिए ये कभी भी प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं होंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट कि अब एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन लिख दें आपकी कि होती क्या है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इन एडिशन टू द एवरेज काइनेटिक एनर्जी विच द पार्टिकल्स मस्ट पोजेसेस फॉर इफेक्टिव कोलिजन इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। यानी एक एक एवरेज काइनेटिक एनर्जी तो होती ही है हर मॉलिक्यूल के पास, लेकिन वो कहते हैं कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी के अलावा मतलब एक आपके पास मिनिमम एनर्जी होती है जो कि एक रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में जाने के लिए चाहिए। तो वो अगर किसी के पास है, जैसे कि मैंने कहा कि एक के पास एनर्जी है 1 2 3 9 11, तो एक्टिवेशन एनर्जी थी 10, ठीक है। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी से इन एडिशन टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी के बाद आपके पास एक मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए विच द पार्टिकल मस्ट पोजेसेस फॉर द इफेक्टिव कोलिजन्स इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो अब ज़रूरी नहीं है कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है इस पूरी की जो सिस्टम है, क्योंकि एक के पास अगर 1 2 3 5 9 11, तो अब इनकी आप करें ना एडिशन करें और प्लस 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड करें, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। हमें नहीं पता कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो कितने मॉलिक्यूल्स के पास है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी के बाद इन एडिशन टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी उसके पास जो है वो मिनिमम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन होनी चाहिए, तो वो ही कन्वर्ट होगा, ठीक है। अब ये हमने एक्टिवेशन एनर्जी का एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि इफेक्टिव कोलिजन्स में 2 चीज़ें हैं। अब प्रॉपर ओरिएंटेशन का भी बता दें। प्रॉपर ओरिएंटेशन मीन्स दैट एट द टाइम ऑफ कोलिजन्स द एटम्स विच आर रिक्वायर्ड टू मेक न्यू बॉन्ड्स शुड कोलाइड विद ईच अदर, यानी वही आपस में कोलिजन करें जिन्होंने आपस में बॉन्ड बनाना है। अब जिन्होंने बॉन्ड नहीं बनाना वो कोलाइड करते रहें, जो मर्जी हो, उनके पास एक्टिवेशन एनर्जी हो भी, फिर भी वो कन्वर्ट नहीं होंगे क्योंकि उन्होंने बॉन्ड ही नहीं बनाना ना नया। तो अब आप ये इसको प्रॉपर ओरिएंटेशन के लिए डायग्राम भी बना सकते हैं कि अगर ए और बी आपस में कोलाइड कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने बॉन्ड बनाना है तो रिएक्शन हो जाएगा, लेकिन अगर ओरिएंटेशन ही गलत है यानी सी और ए आपस में आके कोलाइड करी जा रहे हैं तो रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपने यहाँ तक इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है।
मींस कि आपने स्टार्ट में बताया कि कोलिजन थ्योरी क्या कहती है, उस पर टेम्परेचर, एवरेज काइनेटिक एनर्जी और नंबर ऑफ कोलिजन्स, इफेक्टिव कोलिजन्स का आपने रिलेशनशिप बता दिया। फिर इफेक्टिव कोलिजन्स आपने कहा कि इफेक्टिव कोलिजन्स होंगी तो रिएक्शन होगा, और इफेक्टिव कोलिजन्स के लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक्टिवेशन एनर्जी और प्रॉपर ओरिएंटेशन, और दोनों का आपने एक एक पॉइंट लिख दिया। एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन और प्रॉपर ओरिएंटेशन का मतलब समझा दिया कि जिन्होंने आपस में न्यू बॉन्ड्स बनाने हैं वही एटम्स एट द टाइम ऑफ कोलिजन कोलाइड करने चाहिए, ठीक है, ताकि जो है वो रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो सकें। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने 13 क्वेश्चन जो है वो बहुत डिटेल से डिस्कस कर लिए हैं, और अगर आपको कुछ समझ नहीं आती आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो है वो पूछ सकते हैं। और साथ साथ आपको देखें पता चलता जा रहा है, पहला ही हमने अभी एक क्वेश्चन पेपर के बाद सेकंड क्वेश्चन पेपर में गए हैं तो आप देखें चीज़ें रिपीट होने लग गई हैं, थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज करके चीज़ें रिपीट होने लग गई हैं। तो अब आपको पता चल गया कि हाँ, अगर हमारे पास इनफ नॉलेज होगा तो हम ईजीली जो है वो फाइनल पेपर में फुल मार्क्स ले सकते हैं, ठीक है। तो बाकी जो है क्वेश्चन नंबर 13 के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।